हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं किया, यानी कि उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। सबसे छोटी इकाई वर्ण के बाद वर्ण से हम बनाते हैं शब्द, शब्द से बनाते हैं उसके बाद वाक्य, वाक्य से हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट कर पाते हैं। जैसे वर्ण में आ जाएगा आ, क, च इत्यादि। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, यानी कि हमें इसे बोलने वक्त किसी भी अवरोध, हमारे मुख से कोई भी अवरोध ना उत्पन्न हो। जैसे कि स्वर वर्णों की संख्या होती है 11, जिसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्णों की संख्या है 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अन और अह अब स्वर वर्णों में नहीं आते, इन्हें अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। पहला मूल स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री आते हैं। मूल स्वर का मतलब हुआ कि इन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संयुक्त स्वर में दो स्वरों को मिलाकर संयुक्त स्वर बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं ए, उ और औ। ए जो है वह अ प्लस ई से मिलकर बनता है, और ओ जो है वह अ प्लस उ से मिलकर बनता है। इसके मूल स्वर के भी तीन भेद होते हैं। मूल स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे आ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, जिसके अंतर्गत आ जाएंगे आ, बड़ी ई, उ, ओ और औ। प्लुप्त स्वर जैसे हम बोलते हैं ओम की ध्वनि, ओम, तो जिसमें ओम में जो ये ध्वनि ओम आ रहा है उसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। इस वर्ण को बोलते हैं प्लुप्त स्वर। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो
व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने के जिसकी उच्चारण करने के लिए उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 41। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि क प्लस अ यानी कि क, अगर हलंत लग जाता है तो वो आधा क हो जाता है और इसमें हम स्वर वर्णों की सहायता लेकर इसका उच्चारण करते हैं, यानी कि उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क, ख इत्यादि। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके उच्चारण करने के आधार पर ही व्यंजन वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है व्यंजन वर्णों को को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और इसके अलावा भी एक संयुक्त व्यंजन होता है, उसे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की वायु जो है वह किसी न किसी हमारे मुख के भाग से टकराती है, जैसे कंठ से या तालू से या मूर्धा से या हमारे दांतों से, तो उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत पहला है क वर्ग, उसके बाद आता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां है प वर्ग। इसमें हम जानेंगे कि क वर्ग में जो आते हैं, जैसे क वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे इसके 5 वर्ण क, ख, ग, घ और अंग। उसी प्रकार इसमें च, छ, ज, झ, ञ। तो क वर्ग के अंतर्गत इनके 5 वर्ण आ जाएंगे, लेकिन
सारे वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं उनको अनुनासिक यानी कि हम अपने नासिका से उच्चारण करते हैं। और ये जो चारों वर्ण है क वर्ग के जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, लेकिन जो हमारे सारे पांचवें वर्ण है उसको हम अनुनासिका यानी कि अपने नाक से इसका उच्चारण करते हैं। च वर्ग का उसी प्रकार हम उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है। उसी प्रकार त वर्ग का उच्चारण जो स्थान होता है दंता यानी कि दांत, और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी कि होठों से। ठीक है, और उसी प्रकार जो हम यहाँ पे लिख देते हैं क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या हो गई 25। उसके बाद हम देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कि भीतर, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की वायु भीतर ही रह जाती है उसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। इनके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं य, र, ल और व। व का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंतोष्ठम होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों होता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिस वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जो वायु है वह भीतर ही रह जाती है उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं य, र, ल और व। व का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंतोष्ठम होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों से। इसके बाद हम जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु निकलती है यानी कि ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं स, श, श और ह। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि संयुक्त, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो होता है वह क प्लस श प्लस स प्लस अ से मिलकर बनता है। उसी प्रकार त्र जो होता है त प्लस र प्लस अ से मिलकर बनता है। और ज्ञ जो होता है ज प्लस इ प्लस अ से मिलकर बनता है। और श्र जो होता है वह स प्लस र प्लस अ से मिलकर बनता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि छ जो है वह किन वर्णों के मेल से बनता है। तो क प्लस स और त्र जो है त प्लस र और ज्ञ है ज प्लस इ से मिलकर बनता है। और अगर हम पूरे वर्णमाला में जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, वैसे अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें पूरी वर्णमाला की, तो उसमें 52 लेटर्स होते हैं। वर्णमाला की जो कुल संख्या होती है
कुल संख्या 52 होती है, जिनमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन वर्ण होते हैं 41। तो जो दोनों को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, और इसके आगे मैं आप लोग को और पढ़ाने वाली हूँ, इसके सारे MCQs भी कराने वाली हूँ। तो तब